हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग त्योहारों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे हैं। और फिर व्यस्त भी क्यों न रहें, क्योंकि त्योहार है ही ऐसी चीज़। भारत हमारा देश जो कि प्राचीन रीति रिवाजों, धार्मिक परंपराओं का देश है। यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को निवास करने की, अपने अपने धर्म को मानने की तथा पूजा आराधना आदि करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसीलिए हमारे भारत देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने दिवाली के त्योहार को मनाया, फिर गोवर्धन पूजा, भैया दूज तथा आज हमारा एक प्रमुख त्योहार भी है जिसे कि छठ पर्व कहा जाता है। यह पर्व 4 दिनों का होता है और प्राचीन काल में भी इस पर्व की कहानी कुछ इस तरह है, मेरी जानकारी के अनुसार, जैसे कि माना जाता है कि महाभारत में जो कुंती पुत्र कर्ण थे, उन्होंने सूर्य की पूजा की थी और वो सूर्य पुत्र भी कहलाते थे। इसी वजह से छठ का त्योहार मनाया जाता है और भगवान सूर्य तथा छठी मैया को भाई बहन भी माना जाता है। और ये सब जो भी त्योहार हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, ये सब हमारे इतिहास से ही चले आ रहे हैं। हाँ, हम ये कहा जा सकता है कि जो रीति रिवाज हैं, जो भी परंपराएं हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इतिहास में एक वर्ण व्यवस्था थी जिसमें कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कर्तव्यों और कार्यों के आधार पे उनका विभाजन कर दिया गया था, लेकिन समय के साथ साथ वर्ण व्यवस्था समाप्त होती गई। लेकिन कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिनका पूरी तरह जो है ख़त्म नहीं होते, बदल जाते हैं। आज के भी समय में हम समाज में देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक जाति व्यवस्था है वो लोगों में है। उसी तरह हम इतिहास को, प्राचीन भारत के इतिहास को भी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक को 3-3, 4-4 वीडियो की सहायता से विस्तार पूर्वक पढ़ा है। उसी तरह आज भी हम प्राचीन भारत के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तरी भारत के प्रमुख राजपूत वंश एवं राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। भारत पर अनेक राजवंशों ने शासन किया है और हमने अपनी वीडियोस में उनको पढ़ा भी है, जैसे गुप्त वंश, कुषाण वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, मौर्य वंश आदि। लेकिन एक अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन वंशों को 2 भागों में बांट दिया गया है, जो कि हैं दक्षिणी भारत के राजवंश और उत्तरी भारत के राजवंश। हमने अपनी वीडियोस में दक्षिणी भारत के राजवंश को भी विस्तार पूर्वक पढ़ा है, जिसमें हमने 4 राजवंशों को पढ़ा था, जो कि हैं चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश और चोल वंश। चोल वंश, चालुक्य वंश को हमने 3 भागों में बांटा था, जो कि है वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। उसी तरह आज भी हम उत्तरी भारत के प्रमुख राजपूत वंश एवं राज्य में कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों को पढ़ेंगे, जिन्होंने उत्तरी भारत पर शासन किया था। उसमें सबसे पहले हैं गुज्जर प्रतिहार वंश, फिर हैं गहड़वाल वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, पाल वंश, सेन वंश, गुजरात के चालुक्य, कलचुरी वंश, सिसोदिया वंश आदि। इन वंशों के बारे में हम अभी विस्तार पूर्वक भी पढ़ेंगे।
7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हर्षवर्धन की मृत्यु होते ही अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इन विभिन्न स्वतंत्र राज्यों के शासक राजपूत थे, जिन्होंने 1200 ईस्वी तक लगभग 550 वर्ष शासन किया। इस काल के इतिहास को राजपूत युग के नाम से उत्पत्ति के सिद्धांत। अब हम राजपूत उत्पत्ति के कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे कि विभिन्न विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा इसकी उत्पत्ति के विभिन्न विभिन्न कारणों को बताया गया है। जैसे प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति। गौरी शंकर ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रिय जाति से मानी है। कुछ विद्वानों का विचार है कि क्षत्रिय सामंतों अथवा जागीरदारों की अवैध संतान राजपुत्र कहलाती थी। ये ही बाद में राजपूत नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्निकुंड से उत्पत्ति। चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो वर्णित एक अनुश्रुति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति एक अग्निकुंड से हुई है। इस अनुश्रुति का वर्णन सिसाड़ा अभिलेख में भी मिलता है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति। दशरथ शर्मा, विशंभर शरण, पाठक आदि विद्वान इस मत के समर्थक हैं कि राजपूत की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। विदेशियों से उत्पत्ति। कर्नल टाड, भंडारकर तथा ईश्वरी प्रसाद इस सिद्धांत के समर्थक हैं। वे इन्हें शक अथवा सीथियंस जाति का वंशज बताते। अब हम इन सभी वंशों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तथा ये भी जानेंगे कि इसमें कौन कौन से शासकों ने शासन किया। सबसे पहले है गुज्जर प्रतिहार वंश। माना जाता है कि जो गुज्जर प्रतिहार वंश है उसने उत्तरी भारत पर सबसे पहले शासन किया था और इसका उदय राजस्थान के दक्षिण पूर्व में हुआ था। 8वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम ने मालवा में गुज्जर प्रतिहार वंश के प्रथम शासक के रूप में शासन किया। देवराज, वत्सराज तथा नागभट्ट द्वितीय इस वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक हुए। चंद्रप्रभा, सूरकृत, बप्पा भरी चरित्र से ज्ञात होता है कि मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक था और इसने अपने पिता को मारकर सिंहासन हस्तगत किया था। इसने अपने शासन काल में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था तथा महेंद्रपाल और महिपाल इस वंश के अन्य शासक हुए। महिपाल की मृत्यु होने पर इस वंश का अंत हो गया। अब दूसरा वंश है गहड़वाल वंश। चंद्रदेव इस वंश का संस्थापक था। इसने वाराणसी, जिसे कि बनारस के नाम से भी जाना जाता है, को अपनी राजधानी बनाया और शीघ्र ही प्रतिहारों का अंत कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गोविंद चंद्र इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध व प्रतापी शासक था। उसने मगध के पश्चिमी भाग तथा मालवा के पूर्वी भाग पर अधिकार कर अपने यश एवं कीर्ति में वृद्धि की। यह कला एवं साहित्य का भी संरक्षक था। उसके शासनकाल में लक्ष्मीधर में कल्पद्रुम नामक विधि ग्रंथ की रचना की गई थी। जयचंद्र, जो कि पृथ्वीराज चौहान का समकालीन एवं प्रतिद्वंदी था, इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक। बात ध्यान देने योग्य ये भी है कि इसमें हम जो भी शासकों को पढ़ रहे हैं उन्होंने कला आदि का निर्माण भी करवाया है तथा बहुत सी रचनाएं भी लिखी हैं। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देने योग्य है, क्योंकि
परीक्षा में हमसे यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चौहान वंश। चौहानों का उदय 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। उन्होंने सांभर झील के आसपास अपनी शक्ति बढ़ाई तथा राजशेखर द्वारा लिखित प्रबंध कोश के अनुसार चौहान शासकों में वासुदेव पहला शासक था, जिसने 551 ईस्वी में सपाद लक्ष, जिसे कि सांभर भी कहा जाता है, में शासन किया था। दिल्ली तथा अजमेर का राज्य उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इस पर चौहान वंश का शासन था। विग्रहराज द्वितीय, अजयराज विग्रहराज चतुर्थ, विसलदेव पृथ्वीराज द्वितीय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के प्रमुख शासक थे। पृथ्वीराज चौहान इस वंश का प्रतापी एवं अंतिम शासक था, जिसका मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध हुआ था। चंदेल वंश। चंदेल वंश का उदय जैजाक भुक्ति, जो कि बुंदेलखंड में स्थित है, प्रदेश में हुआ था, जो यमुना तथा नर्मदा नदियों के बीच स्थित था। ये लोग स्वयं को चंदा त्रेय नामक व्यक्ति के वंशज मानते हैं। प्रारंभ में चंदेल प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन करते थे और बाद में ये स्वतंत्र रूप से शासन। यशोवर्मन इस वंश का प्रथम प्रतापी एवं स्वतंत्र शासक था, जिसने बुंदेलखंड का राज्य कन्नौज के प्रतिहारों की दुर्बलता का लाभ उठाकर प्राप्त किया था। धंग, मंड, कीर्तिवर्मन, मदनवर्मन तथा परमाल इस वंश के अन्य शासक हुए। कीर्तिवर्मन कला एवं साहित्य का प्रेमी था। उसने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया था। परमाल तथा परमर्दन चंदेल इस वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में तुर्कों ने चंदेल राज्य पर आक्रमण कर उसे जीता और यहीं से चंदेल वंश का पतन आरंभ हो गया। परमार वंश। परमार वंश का उदय 9वीं शताब्दी के आरंभ में आबू पर्वत के निकट हुआ था। परमार वंश के शासक थे उपेंद्र। इस वंश का संस्थापक था। मालवा इसका शासन प्रदेश था। श्रीहर्ष, वाकपति मुंदा, सिंधुराज भोज, जय सिंह, उदयादित्य इस वंश के अन्य शासक हुए। श्रीहर्ष इस वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था, जिसने राष्ट्रकूटों को पराजित किया था। राजा भोज अपनी दानशीलता, कला एवं विद्यानुराग के कारण इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था। उसने चिकित्सा, गणित, व्याकरण आदि पर अनेक ग्रंथ लिखे। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां तथा उलुग खां ने इस साम्राज्य पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। पाल वंश। इस वंश का उदय बंगाल में 8वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ था। इस वंश के समस्त राजाओं के नाम के साथ पाल शब्द जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम भी पाल वंश पड़ा। हर्ष की मृत्यु के बाद जब बंगाल में भयंकर अराजकता फैल गई, तब उसे दूर करने के लिए जनता ने गोपाल नामक व्यक्ति को 725 ईस्वी में अपना राजा चुन लिया। इसने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया तथा माना जाता है कि जो गोपाल थे, इनके शासनकाल में बंगाल में शांति और व्यवस्था स्थापित हुई तथा वहां की अराजकता दूर हो गई थी। पाल वंश के और भी शासक थे, जो कि इस प्रकार हैं: धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल,
नयपाल, रामपाल आदि इस वंश के कुछ प्रमुख शासक हुए, जिन्होंने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि की उपाधियां भी धारण की थी। देवपाल इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसने कामरूप, जो कि आज के वर्तमान असम में स्थित है, तथा कलिंग पर अपना अधिकार। सेन वंश। पाल वंश के विनाश के उपरांत बंगाल में सेन वंश का उदय हुआ। इस वंश के राजाओं के नाम के साथ सेन शब्द जुड़ा है, इसीलिए इस वंश का नाम भी सेन वंश पड़ा। सामंत सेन सेन वंश था संस्थापक था। विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन इस वंश के अन्य शासक हुए, जिन्होंने बंगाल व बिहार पर शासन किया। विजय सेन इस वंश का महत्वाकांक्षी शासक हुआ। उसने अपनी विजयों से सेन वंश के यश और कीर्ति में वृद्धि की। देवपारा अभिलेख के अनुसार विजय सेन ने नेपाल और मिथिला के शासकों पर विजय प्राप्त की थी। वह शैव धर्म का अनुयायी था। देवपारा में उसने शिव मंदिर का निर्माण कराया, जो प्रधुमनेश्वर के नाम से जाना जाता है। बल्लाल सेन भी इस वंश का उच्च कोटि का विद्वान तथा प्रसिद्ध लेखक था। इसने दान सागर लिखा तथा अद्भुत सागर का लेखन प्रारंभ किया था। लक्ष्मण सेन इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। हलायुद्ध इसका मंत्री तथा न्यायाधीश था। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव इसका दरबारी कवि था। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी तथा विद्वान था। इसने अपने पिता द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर को पूरा गुजरात तथा अन्हिलवाड़ा के चालुक्य। अब चालुक्य वंश के बारे में आप लोगों को ध्यान हो तो जब हम दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने चालुक्य वंश के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था तथा चालुक्य वंश को 3 भागों में विभाजित किया जाता था। वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य तथा कल्याणी के चालुक्य। अगर आप लोगों को चालुक्य वंश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। चालुक्यों की इस शाखा का उदय गुजरात में हुआ था। इन्हें चालुक्य तथा सोलंकी भी कहा जाता है। दक्षिण तथा गुजरात के चालुक्य एक ही माने जाते हैं। गुजरात में इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। यह शैव धर्म का अनुयायी तथा कला का आश्रयदाता था। इसने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। भीम प्रथम, कर्ण जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, भीम द्वितीय इस वंश के अन्य शासक हुए। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। जय सिंह, सिद्धराज इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं कुमारपाल इस वंश के अंतिम शासकों में से थे। कलचुरी वंश। इस वंश का उदय नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य के प्रदेश में हुआ। ये अपने को हैहम क्षत्रियों के वंशज मानते थे और इनकी राजधानी त्रिपुरी थी, जो वर्तमान जबलपुर के निकट स्थित है। प्रारंभ में ये लोग प्रतिहार वंश की अधीनता में शासन करते थे, लेकिन बाद में माना जाता है कि ये स्वतंत्र हो। इस वंश का संस्थापक कोकल्ल था। कोकल्ल को समस्त पृथ्वी का विजेता कहा गया है। लक्ष्मण राज दैव लक्ष्मी कोण इस वंश के अन्य शासक हुए। गंगेय देव इस वंश का शक्तिशाली शासक था। उसने प्रयाग, काशी
तथा तिरहुत के प्रदेश को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। लक्ष्मीकीर्ण के पश्चात इस वंश का पतन हो गया। सिसोदिया वंश, इस वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। इनका मेवाड़ पर शासन था और चित्तौड़ इनकी राजधानी थी। राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह तथा महाराणा प्रताप इस वंश के प्रतापी तथा प्रसिद्ध राजा हुए। राणा कुंभा ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। यह उसकी वीरता का सबल प्रमाण है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज हमने इस वीडियो में उत्तरी भारत के विभिन्न राजपूत वंशों को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजपूत वंश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको लोगों को लगता है कि मैंने अपनी वीडियो में कोई चीज़ नहीं पढ़ाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।